हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने परम्यूटेशंस का ओवरव्यू ले लिया था। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में एनपीआर का फॉर्मूला देखा था, उसकी कुछ बेसिक एप्लीकेशन देखी थी। आज उसी फॉर्मूले पे बेस्ड थोड़े और ट्रिकी क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे। एनपीआर का फॉर्मूला अगर आपको याद दिलाऊं, एनपीआर और दूसरी नोटेशन क्या, पी ब्रैकेट में एन कॉमा आर। क्या मतलब था कि एन टोटल थिंग्स अवेलेबल है और आर थिंग्स को मुझे अरेंज करना है, तो कितनी वेज में हम उसे अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था लास्ट क्लास में, और वो फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, जिसमें आर के बारे में आपको बताया गया था कि आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक हो सकती है, 0 से लेके एन तक हो सकती है। तो इसकी कुछ और फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन देखते हैं पहले, और फिर वही एप्लीकेशंस जो वर्ड प्रॉब्लम्स में थी वो भी देखेंगे। जैसे n की वैल्यू पूछ ली इसमें, और कहता है np5 इक्वल टू 20 टाइम्स np3 है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगेगा। आपने जो इक्वेशन गिवन है उसे कंसिडर किया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। npr, जिसमें r यहां पे क्या दिख रहा है 5, फॉर्मूला क्या था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 20 टाइम्स 20 एज अ मल्टीपल लिखा हुआ है यहाँ पे। np3 में क्या होगा n फैक्टोरियल, और इस बार r आपका 3 है तो n माइनस आर मतलब n माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा, इतना तो आपको दिख ही रहा है कि n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस कर दिया हमने इसे, तो बचा क्या नीचे 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। अच्छा, इस फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, आपको पता है जब फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं तो होता क्या है, एक एक वैल्यू कम होती रहती है। तो n माइनस 5 में एक्सपेंड करूंगा तो होगा n माइनस 6, n माइनस 7, n माइनस 8, जिसका कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर इक्वल टू में 20 तो अभी है हमारे पास, n फैक्टोरियल क्रॉस हो चुका है। n माइनस 3 को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो हाँ बेनिफिट होगा, n माइनस 3, n माइनस 4, और यहाँ पे जो टर्म आ गई n माइनस 5 फैक्टोरियल, वो आपका LHS में भी है डिनोमिनेटर में। तो आप यहां से क्रॉस करके फैक्टोरियल से आप ऊपर आ जाओगे, फैक्टोरियल आपका हट जाएगा, और फिर आप सॉल्व कर सकते हो 1 बाय 1 इक्वल टू 20 अपॉन में क्या बचा n माइनस 3 n माइनस 4। अब सॉल्विंग आपके लिए नॉर्मल है, आप एक क्वाड्रेटिक बनाओगे, उसे फैक्टराइज करोगे और n की वैल्यू निकाल लोगे। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल टू 20 है, आपने सोल्व किया, ये सोल्व करके आ गया n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12। ठीक है, ब्रैकेट एक्सपेंड किया तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 आया, 20 आप इधर ले आए, इक्वल टू में रह गया 0। तो एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन गई, माइनस 8 इक्वल टू 0, 12 माइनस 20 माइनस 8, फैक्टर किए तो माइनस 8 प्लस 1 है ना, तो दो फैक्टर डायरेक्टली लिख दो, माइनस 8 प्लस 1। तो जो n की वैल्यू है आपकी, एक बार 8 आ गई और n की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अच्छा, n की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ना फ्रैक्शन में हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि n का मतलब क्या है कि टोटल थिंग्स अवेलेबल। तो नंबर ऑफ थिंग्स कभी ना तो नेगेटिव हो गए ना कभी फ्रैक्शन में हो गए, तो n की वैल्यू यहाँ पे 8 हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। तो NPR का ही हमने फॉर्मूला यूज किया 2 बार। हमने फैक्टोरियल को उस जगह से एक्सपेंड किया जहां से हमें सिमिलैरिटी मिल जाए और फैक्टोरियल को हम एलिमिनेट कर पाए, वो हट गया, और फिर नॉर्मल सॉल्विंग थी क्वाड्रेटिक वाली। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि फॉर्मूले पे कमांड बन जाए। अब देखो यहाँ पे 3 जगह है P, है ना, 3 जगह P इन्वॉल्व कर दिया। मैं अगर 3 जगह फॉर्मूला लगाता हूँ तो इतना तो कंफर्म्ड है, यहाँ पे क्या होगा 11 माइनस 6, नीचे 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे होगा 6 फैक्टोरियल। अब r फैक्टोरियल यहाँ पे होगा लास्ट, इधर 12 माइनस आर फैक्टोरियल। तो 12 माइनस आर से आप 6 और 5 ऑब्टेन कर ही नहीं सकते, तो जो प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट था वो इसमें लगाने का फायदा नहीं है। आप एक काम करो, पहले तो इक्वेशन लिखो, देखते हैं इसमें r की वैल्यू निकालनी है। 12pr इक्वल टू 11p6 प्लस 6 टाइम्स 11p5। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, देखो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 11 माइनस 6 फैक्टोरियल, है ना, इसी तरह से एक्सपेंड होता है ये, 6 डॉट 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे है 11 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है 6 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से आपका चल रहा है ये कॉन्सेप्ट। अब
यहाँ पे क्या है कि इधर तो मेरे पास 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आर है 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर, तो मैं कुछ कंपेयर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अल्टीमेटली इधर ही थोड़ी सी वर्किंग करके आर से कंपेयर करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इसको तो अभी ऐसे रखा 11 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को ऐसे रखा, इसमें 6 इंटू 11 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल को लिख दिया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्या बेनिफिट हुआ, 6 से 6 क्रॉस हो गया। तो LHS में आपका 12PR ही चल रहा है अभी। यहाँ पे क्या हो गया अब 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और इधर भी 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया ट्वाइस 11 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं अपॉन में 5 फैक्टोरियल। अब देखो 11 फैक्टोरियल है, यहाँ पे क्या होगा 12 फैक्टोरियल। कैसे कंपेयर करें, जैसे 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस आर फैक्टोरियल दिख रहा है मुझे यहाँ पे LHS में। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पे क्या 12 चाहिए ना, 2 तो नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 2 इंटू 11 फैक्टोरियल और 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। देखिए क्या बेनिफिट होगा, 12 फैक्टोरियल 12 माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे आप देखो जरा 6 इंटू 2 12, तो 12 इंटू 11 फैक्टोरियल आपके पास आ गया 12 फैक्टोरियल और यहाँ पे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना हो गया 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया 6 फैक्टोरियल। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल क्रॉस हो गया, आपको दिख रहा है कि 12 माइनस आर फैक्टोरियल जो है वो आपका 6 फैक्टोरियल के इक्वल है। अब फैक्टोरियल अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपको क्या मिलेगा, 12 माइनस आर इक्वल टू 6, तो आपको आर की वैल्यू कितनी मिल गई, आर की वैल्यू आपको मिल गई, एक सेकेंड, 6। आर पूछा था आपसे, आर की वैल्यू आपके 6 आ गई। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि दोनों साइड एकदम आप फैक्टोरियल खोलो और फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ मिलेगा। आपको RHS में फैक्टोरियल को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। और फर्स्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन देखा था इस तरह से कि आपके नंबर एक एक कम होते रहते हैं फैक्टोरियल में, तो हम इसको ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। 12 इंटू 11 फैक्टोरियल को हम 12 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं और फिर लास्ट में तो कंपैरिजन करके आपने आर निकाल लिया। देखो ये आपका NCERT बेस्ड है, फिर से वही आर की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि अब दोनों जगह आर है, तो क्या एक्सपेंशन करने से हमें फायदा होगा। देखते हैं जरा, 5PR इक्वल टू ट्वाइस 6PR माइनस 1। अब यहाँ पे हमने कर दिया इसको फैक्टोरियल को ना एक्सपेंड, ये हो गया 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इधर ट्वाइस, क्योंकि दोनों जगह ही तो आर है तो क्या पता सिमिलैरिटी आ जाए सॉल्व करके। ऊपर 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा 6 माइनस आर प्लस 1, साइन चेंज हो गया। देखो ये गलती मत करना यहाँ पे, जैसे 6 माइनस में ये करूँगा तो माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, चलो देखते हैं आप, ये 5 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दो, 5 माइनस आर फैक्टोरियल भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे ट्वाइस इंटू में 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7 माइनस आर फैक्टोरियल है। 7 माइनस आर फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 7 माइनस आर फिर 6 माइनस आर एक कम किया और यहाँ पे 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इस तरह से। ठीक है, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7 माइनस आर फैक्टोरियल है, तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 7 माइनस आर फिर 6 माइनस आर फिर एक कम किया तो 5 माइनस आर, कंपेयर करा हट जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या रहा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 5 माइनस आर से 5 माइनस आर भी गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 रह गया सिर्फ। यहाँ पे 2 इंटू 6 12 हो गया और यहाँ पे नीचे रह गए दो फैक्टर 7 माइनस आर और 6 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12, ब्रैकेट्स एक्सपेंड किए 42 माइनस 13R प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12, आर स्क्वायर माइनस 13R और 12 जब इधर लेकर आए, इसको ढंग से ही लिख लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस 13R प्लस 30 है ना, 12 इधर आ गया माइनस में, 42 से 30 रह गया, फैक्टर किया 10 और 3, तो एक फैक्टर मिल गया आपको r माइनस 10, एक मिल गया r माइनस 3। अब देखो इसमें एक मेन कंसर्न है, r के लिए एक बार 10 आ रही है, r के लिए 3 आ रही है, लेकिन r के लिए मैं 10 नहीं ले सकता। रीजन,
आर क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। अब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स एक बार 5 है, एक बार 6 है, मतलब n की वैल्यू 5 और 6 है, तो r की वैल्यू n से कभी ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम वैल्यू n की आपके पास 6 है, तो आप 6 में से 10 चीजें कैसे अरेंज करोगे, तो r इक्वल टू 10 वाला आप रिजेक्ट कर दोगे, तो r इक्वल टू 3 आपका फाइनल आंसर है, ये है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को लेके 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दिए। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस कैटेगरी का, फिर जो वर्ड प्रॉब्लम्स पे एप्लीकेशन है इस कॉन्सेप्ट की वो देखेंगे। देखो इस बार लास्ट n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इधर आपको n इन्वॉल्व कर दिया, इधर n इन्वॉल्व कर दिया और रेशो दे दी। लास्ट लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन हमने लिया था, एक और देख लेते हैं। n की वैल्यू निकालनी है तो आपको हिम्मत करके बस क्या है, फैक्टोरियल खोलने हैं दोनों के। आपने पहले इक्वेशन को कंसिडर किया 2n + 1 Pn-1 रेशो 2n - 1 Pn और 3:5, ये तो गिवन है, ठीक है। अब 2n + 1 Pn-1 में क्या होगा, ऊपर 2n + 1 का फैक्टोरियल आ गया, अपॉन में 2n + 1 - n + 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 2n + 1 - n + 1, यहां पे 2n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2n - 1 - n का फैक्टोरियल, और यहां पे 3:5 है। इधर 2n + 1 का फैक्टोरियल सेम, 2n - n हो गया, यहां पे आ गया n + 2 फैक्टोरियल, इधर 2n - 1 फैक्टोरियल और इधर आ गया n - 1 फैक्टोरियल। अब आपको ना देखो साइड आपको सिलेक्ट करनी होती है कि किस तरफ एक्सपैंड करने से बेनिफिट है, इधर या इधर। ऑब्वियसली इधर करोगे आप एक्सपैंड, तो मैं एक्सपैंड इधर कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे इसकी सॉल्विंग कि मैंने 2n + 1 लिया, फिर 2n लिया और 2n - 1 पर रुक गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में वहां पे रेशो में है टर्म। n + 2 को हमने एक्सपैंड किया n + 1 n और n - 1 पे मैं रुक गया, ठीक है, सच दैट यहाँ पे रेशो में 2n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन में n - 1 का फैक्टोरियल तो है ही यहाँ पे, ठीक है। ये समझ जाना, वहाँ पे फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा, कोई नहीं, आप समझ जाना, वहाँ पे फैक्टोरियल है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि 2n - 1 फैक्टोरियल 2n - 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n - 1 से n - 1 कैंसिल हो गया, जो चीज़ें बच गई वो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स है, 2n + 1, यहाँ पे 2n और यहाँ पे है n + 2 n + 2 n + 1 और n, अपॉन में तो सिर्फ 1 बचा, यहाँ पे 3/5। अच्छा, फिर n से n क्रॉस हो गया, तो ये हो गया 2 × 2n + 1, इधर है n + 2 और n + 1। बस अब सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आ रहा है। 5 × 2 10, 10 2n + 1, यहाँ पे 3 टाइम्स, ये ब्रैकेट खोल के n² + 3n + 2, देखिए आप सॉल्व करें, 20n + 10, ये आ गया 3n² + 9n + 6, 3n² तो एक ही है, क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाला, तो 20n इधर गया माइनस में तो ये आ गया -11n, और 10 उधर गया माइनस में तो -4, तो आपके पास फैक्टर्स बन गए 3n² -12n + 1n माइनस में 4, तो जो दो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3n + 1 और दूसरा फैक्टर बना n - 4। तो वो सेम सिचुएशन की n की वैल्यू -1/3 आ रही है और n की वैल्यू 4 आ रही है, तो n की वैल्यू नेगेटिव और फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकती, यहाँ तो दोनों चीज़ें एक साथ आ गई, तो n की वैल्यू 4 आप एक्सेप्ट कर लोगे, ये आपका आंसर है। तो NPR का जो फॉर्मूला था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल, मतलब n थिंग्स में से मुझे r थिंग्स अरेंज करनी है, उसके फिर से आपके मैंने सॉल्विंग वाले कुछ क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आपके डिस्कशन वाले क्वेश्चन आ गए, जिसमें सॉल्विंग कम, कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक बार रीड करो। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स आपको दे दी 0 1 2 3 और नो डिजिट अकरिंग मोर देन वंस, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो सकते, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो देखो 4 डिजिट नंबर बनाना है, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं करने के, जैसे मैं यहाँ पे 4 प्लेसेस लिख देता हूँ।
अब जरा लॉजिक लगाए, डायरेक्टली बिना फॉर्मूले के करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं फर्स्ट प्लेस की बात करूं तो फर्स्ट प्लेस पे 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने गलती से यहाँ पे 0 लगा दिया तो वो 4 डिजिट नंबर थोड़ी बनेगा, वो तो 3 डिजिट नंबर बनेगा, तो मैं यहाँ पे 0 नहीं रख सकता, ठीक है। लेकिन 1 2 3 में से कोई भी रख सकता हूं। तो फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास 3 ऑप्शंस है, ठीक है, 3 ऑप्शंस है, तो मैं फर्स्ट प्लेस को 3 वेज में फिल कर सकता हूं यूजिंग द नंबर 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 में से कोई भी यूज करके मैं यहाँ पे नंबर रख सकता हूं। लेकिन अगर मैं सेकंड प्लेस की बात करूं, सेकंड प्लेस, तो उसमें क्या होगा कि मान लो 1 2 3 में से कोई एक नंबर यूज हो गया तो वो दोबारा नंबर यूज नहीं होगा, तो मेरे पास कितने 2 नंबर बचेंगे। मान लो मैंने 2 रख दिया, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो 1 और 3 बचा। लेकिन अब सेकंड प्लेस पे तो मैं 0 भी रख सकता हूं, यहां पे 0 रखोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो 0 को यूज कर सकते हैं। तो फिर से यहां पे 3 ऑप्शन आ गए, ठीक है। मैं ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूं कि मैंने यहां पे 2 प्लेस कर दिया, 2 के बजाय 1 भी रख सकते हैं तो 1 यूज नहीं होगा, 3 रखेगा तो 3 यूज नहीं होगा, अदर 2 यूज हो गए। तो रिमेनिंग 2 नंबर्स और जो 0 पहले यूज नहीं किया था लेकिन सेकंड प्लेस पे यूज हो सकता है, तो 3 वेज ये है। अच्छा, थर्ड प्लेस पे अब 2 नंबर यूज हो चुके हैं, तो बचे कितने नंबर, 2, वो यूज कर सकते हैं। और फोर्थ प्लेस पर एक ही नंबर बचेगा, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे आपके पास, है ना। टोटल 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड, टोटल 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन डिजिट्स। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल अगर यूज करें हम तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 18 नंबर्स बन सकते हैं आपके पास, 18 नंबर्स, समझ गए। तो ये एक बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है कि जहाँ पे आपने केसेस मतलब नंबर से सोच लिए कौन कौन से नंबर में प्लेस कर सकता हूँ। मैंने कोई फैक्टोरियल कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, लगाने को आप लगा सकते हो, ऑल्टरनेट वेज भी है इसको करने के। जैसे एक ऑल्टरनेट वे इसमें क्या है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि मान लो आपके पास ये जो 4 नंबर है, उन 4 नंबर्स को आप आगे पीछे अरेंज करोगे तो मैक्सिमम जितने नंबर मिल सकते हैं मिल जाएंगे आपको, कि 4 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, 4 फैक्टोरियल। अब देखने को यहाँ पर तो 24 आंसर आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, लेकिन उसमें ऐसे नंबर भी आएंगे जिसमें 0 आगे होगा, और 0 अगर आगे है तो वो तो 3 डिजिट नंबर वाले हैं। तो 3 डिजिट नंबर अगर मैं लेके चलूँ 0 को आगे प्लेस करके, तो वो 3 नंबर्स को आगे पीछे अरेंज करता हूँ, तो 3 फैक्टोरियल, वो वाले नंबर आप माइनस कर दो। देखो ना, 4 फैक्टोरियल जब मैंने लिया तो मैंने 0 1 2 3 सबको अरेंज किया आगे पीछे, तो 4 नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, वो नंबर भी इन्वॉल्व हो गए जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे था, तो जो 0 फर्स्ट प्लेस पे है अगर उसको मैं फिक्स करूं तो बाकी 3 नंबर जो अरेंज हो गए आगे पीछे वो 3 फैक्टोरियल में हो गए, तो वो वाले नंबर जिसमें 0 आगे है वो वाले नंबर आप माइनस कर दो, तो 24 माइनस 6 18, तब भी सेम आंसर आएगा। तो वो तो देखो चॉइस है आपके पास, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, जब स्कूल में अगर आप इसको लिखते हो तो आप इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देना, डायरेक्टली मत लिखना, मतलब आप बता देना कि 4 नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, और 3 फैक्टोरियल के लिए आप लिखोगे कि इफ वी प्लेस 0 एट द फर्स्ट प्लेस देन नंबर्स फॉर्म्ड, जो 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर्स फॉर्म्ड जो हो गए आपके 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड, वो आप माइनस करके आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेनेशन टीचर को देनी होती है, और तो कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चन तो बहुत ईजी था वो, ठीक है। एक और है अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन हमारे पास, ओमेगा वर्ड है और इस बार रिस्ट्रिक्शन दे दी, अब आ गया परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शंस। आपको बोल रहा है जो वोवल्स है दे शुड ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। तो पहले तो वर्ड पे अगर हम ध्यान दें OMEGA, तो इसमें वोवल्स कौन कौन से हैं, O, E और A। अच्छा, लेटर्स कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। अब 5 लेटर्स है, उनको अरेंज करना मुझे, परम्यूटेशन मतलब मुझे उनकी अरेंजमेंट बतानी है। तो ऑड प्लेसेस कौन कौन सी है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। अब देखो 3 प्लेसेस आपके पास ऑड है और 3 ही तो वोवल्स है, तो मतलब तीनों प्लेस पे तीनों लेटर्स को अरेंज करना है, तो हम लिखेंगे 3 वोवल्स कैन बी अरेंज्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको आगे, एट 3 ऑड प्लेसेस इन 3 फैक्टोरियल वेज। देखो बात हुई तो थी हमारी कि जो n थिंग्स है कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। अब 3 वोवल्स है और 3 ही प्लेसेस है,
तो मतलब तीनों को अरेंज करना है आपको आगे पीछे, ठीक है, लेटर्स को अरेंज करना है ओ ई ए को इन 3 प्लेसेस पे। तो दीज 3 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। और फिर इसमें एक पॉइंट हमने ये बना दिया, दूसरा जो रिमेनिंग के 2 लेटर्स है, कौन से, जी और एम, रिमेनिंग 2 लेटर्स और उनके लिए 2 ही प्लेसेस हैं, कैन बी अरेंज्ड इन, मैंने कहा ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी होगी बस, और कुछ नहीं है इसमें, इन 2 फैक्टोरियल वेज, 2 फैक्टोरियल वेज। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं टोटल कितने नंबर बनेंगे, मतलब टोटल कितनी परम्यूटेशन बनेगी, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा, मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऊपर लिख देता हूँ 2 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल 6 होता है ना, 3 फैक्टोरियल 6 होता है और 2 फैक्टोरियल आपका 2 होता है, तो 12 परम्यूटेशंस बनेगी। अच्छा मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास बी पार्ट भी है और जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है, बी पार्ट भी है मेरे पास। द फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, ये वाला केस भी देखते हैं, ये समझ आ गया, जिसमें वोवल्स आपके ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो पहले वोवल्स को अरेंज कर दिया, फिर रिमेनिंग लेटर्स को अरेंज करा, तो टोटल क्या होगा, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल टोटल अरेंजमेंट। जब एक ही केस चल रहा होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हो, पहले 3 लेटर के अरेंजमेंट फिर 2 लेटर के अरेंजमेंट, तो जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा ना। तो एक ही क्वेश्चन है ये जिसमें 5 लेटर्स को अरेंज करना है, तो मल्टीप्लिकेशन। जब डिफरेंट केसेस बनेंगे कि आपने एक बार पूरे 5 लेटर को अरेंज कर लिया, फिर दोबारा उन्हीं लेटर्स को दोबारा अरेंज कर रहे हो, 5 लेटर्स को, तो डिफरेंट केसेस बोला जाता है और तब एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन विद इन अ केस, एक ही केस चल रहा है, पहले 3 लेटर का फिर 2 लेटर का, तो पूरे 5 लेटर अरेंज हो रहे हैं, तो विद इन अ केस मल्टीप्लिकेशन होता है। बी पार्ट में कह रहा है फर्स्ट लेटर आपका वोवल है, तो इसका मतलब फर्स्ट लेटर के लिए तो आपके 3 ऑप्शन हो गए, तीनों में से कोई भी आएगा। फर्स्ट लेटर आपका 3 ऑप्शन है ना, 3 वेज। फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द 3 वोवल्स ओ ई ए इन 3 वेज। अब जो सेकंड लेटर है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, वो इजी है कि कोई एक लेटर यहाँ पे यूज हो गया तो दोबारा तो अब यूज होगा नहीं वो। तो सेकंड लेटर के लिए कितने ऑप्शन बचे, सेकंड लेटर के लिए क्या बचे, मान लो ओ यूज हो गया तो इसमें 2 लेटर ई और ए बच गए और एम और जी भी तो है, तो सेकंड लेटर के लिए आपके पास 4 वेज है, ठीक है। थर्ड लेटर सिमिलरली, फोर्थ लेटर और फिफ्थ लेटर, ठीक है। तो यहां पे इसके लिए अब 3 ऑप्शन बचेंगे, फिर से इसके लिए 2 और फिर इसके लिए एक ही ऑप्शन बचेगा। तो इसमें टोटल कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, सही है ना, पहले फिर 4 फिर 3 फिर 2 और 1, तो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24 इंटू 3 72 ऑप्शंस बनेंगे इसमें, 72 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेगी जब मैं वोवल को फर्स्ट लेटर पे रखूंगा और फिर ओमेगा के जो बचे हुए वर्ड्स हैं उनको अरेंज करें हम, ठीक है। तो क्लियर हुआ, इस तरह से अरेंजमेंट्स आपको देखनी होती है। 2-3 क्वेश्चन हो रहा है इसमें जो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने कंसिडर कर लिया, तो ये वाला देख लेते हैं। आपको कह रहा है वर्ड्स बताओ, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बात कि वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब जो मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का मीनिंग होगा, विद और विदाउट मीनिंग मुझे वर्ड्स को अरेंज करना है। जो वर्ड है इस बार मंडे है, उसके सारे लेटर्स को हमें यूज करना है। अच्छा, नो लेटर इज रिपीटेड, पहले मेंशन कर दिया, रिपीट नहीं करना लेटर को। अब ए पार्ट में उसने मेंशन कर दिया कि सिर्फ 4 ही लेटर को यूज करना है, 6 लेटर्स है, देखो ना मंडे के लिए, मंडे जो वर्ड आपको दे रहा है उसमें टोटल 6 लेटर्स है और आपको जो बनाना है वो 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो देखो ना फर्स्ट के लिए, फर्स्ट ऑप्शन के लिए, ये फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 6 में से कोई भी लेटर ले लूं मैं, और लेकिन जो लेटर यहाँ पे यूज हो गया वो आगे यूज नहीं होगा, तो सेकंड प्लेस के लिए आपके पास 5 लेटर्स है, फिर आपके पास 4 है, फिर आपके पास 3 है। तो टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे आपके पास, हो गया ये 30 इंटू 12, 360 वर्ड्स बन सकते हैं आपके पास, ठीक है। इजी था ये तो, बहुत ही सिंपल। अच्छा अगर इसका और वाले मेथड की बात करूं तो टोटल 6 लेटर्स अवेलेबल थे और 4 को ही अरेंज करना है, तो 6p4 भी ले सकते हो। तो अल्टीमेटली आप सॉल्व करोगे 6 फैक्टोरियल 6 - 4 2 फैक्टोरियल, तो आंसर सेम ही आएगा 360, समझे, सेम ही है। चलो इसका बी पार्ट, 2 पार्ट और है छोटे छोटे इसके, वो भी देख लेते हैं। तो अब क्या था, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखो
6 लेटर्स है ना, 6 लेटर्स है और 6 के 6 यूज करने हैं, तो उसमें पहले के लिए 6 ऑप्शन, अगले के लिए 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1। और इन शॉर्ट आप इसको ये भी तो बोल सकते थे कि 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज, n थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल, तो 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। 6 फैक्टोरियल आपका 720 होता है। ठीक है, एक और रिस्ट्रिक्शन के साथ दे दिया हमें, कह रहा है सारे लेटर्स को तो यूज करना है लेकिन पहला लेटर आपका वोवल होना चाहिए, तो हमने पहले 6 प्लेसेस बना दी। और अगर मैं मंडे वाले वर्ड की बात करूं तो उसमें वोवल्स कितने हैं, ओ और ए, तो मतलब यहाँ पे ओ या ए में से कोई एक रखा जाएगा, तो मतलब इसके लिए 2 ऑप्शन है। अब मान लो इनमें से कोई एक लेटर यूज हो गया, मान लो ओ यूज हो गया, तो बचे कितने, MNDAY, तो नेक्स्ट के लिए कितने ऑप्शन है, 5, फिर अगले के लिए बचे कितने, 4, 2 लेटर यूज हो गए, फिर 3 ऑप्शंस, फिर 2, फिर 1, तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे इसमें विद और विदाउट मीनिंग, यह आपका हो गया 120 इंटू 2, 240, क्योंकि ये आपको 5 फैक्टोरियल दिख रहा है, 5 फैक्टोरियल आपका 120 होता है, इंटू 2 240 वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, जिसमें फर्स्ट लेटर आपका वोवल होगा और बाकी सारे लेटर आपको यूज करने हैं अरेंजमेंट्स के लिए। क्लियर है? ठीक है, 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन तो मैं ऐसे ही कैरी कर लूँगा, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आपको इसमें फिर से कहता है कि आप डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस बताओ इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करके, ठीक है, मिसिसिपी, जिसमें कंडीशन दे दी कि जो सारे आईज है ना वो एक साथ नहीं आने चाहिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आप देखोगे जिसमें बोलेगा कि ये सब एक साथ आए या एक साथ ना आए। अब जब लिखा ना 4 eyes do not come together, तो इसको हम डायरेक्टली कभी कर ही नहीं सकते। हम पहले क्या करेंगे, इस पूरे वर्ड को अरेंज करेंगे, ठीक है, पहले इसके जितने भी लेटर्स हैं उनको आप अरेंज करो। अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, टोटल कितने लेटर्स हैं, पहले मैं टोटल अरेंजमेंट ले रहा हूं, टोटल अरेंजमेंट 11 फैक्टोरियल, ठीक है, लेकिन इसमें तो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, S 4 बार है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है, अच्छा 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, I कितनी बार दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, I भी 4 टाइम्स है और P 2 टाइम्स है। ये मैंने टोटल अरेंजमेंट्स ले ली। फिर उसने क्या बोला है, इसको 3 पार्ट्स में करते हैं क्वेश्चन को हम, कि सारे आई एक साथ नहीं आने चाहिए। हमने इसका रिवर्स लेट कर लिया, क्योंकि नहीं वाला तो मैं डायरेक्टली ले नहीं सकता, मैं कर रहा हूं लेट 4 आईज कम टुगेदर या अकर टुगेदर, सारे आईज एक साथ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सारे आईज को एक साथ लिख देंगे, ये चारों आई को एक साथ ले लिया। अच्छा, जो एक साथ लिया जाता है, शायद लास्ट लेक्चर में भी बात हुई थी, उसको हम सिंगल यूनिट ले लेते हैं। अभी दोबारा सुन लो, उसने क्या बोला है, 4 आई कम टुगेदर, 4 आईज कम टुगेदर, तो जो एक साथ है उसे हम सिंगल यूनिट काउंट करेंगे, क्योंकि ये जब अरेंज होगा तो एक पूरा उठ उठ के अरेंज होगा ना, ऐसे अलग अलग तो अरेंज हो गए नहीं। तो अब उसमें मैं अगर काउंट करने बैठूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं यूनिट, तो अरेंजमेंट क्या होगा, 8 फैक्टोरियल, जिसमें S 4 है, जो आगे पीछे अलग अलग अरेंज हो सकते हैं, तो उसकी अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल और P 2 बरा 2 फैक्टोरियल। ये तो सिंगल यूनिट है, तो ये तो कभी अरेंज होगा नहीं अलग अलग उठ के। अच्छा, इसके अंदर कुछ अरेंजमेंट करने से फायदा हो रहा है, सारे आई तो है, तो अगर कोई भी आई आगे आ जाए, कोई भी आई पीछे चला जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये वो अरेंजमेंट है जिसमें चारों आई एक साथ है, ये वो अरेंजमेंट है जिसमें टोटल हमने निकाला। अब मुझसे मांगा क्या उसने, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, आपको पता तो चल ही गया होगा अब, इन विच 4 eyes do not come together। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करने वाला हूं, टोटल अरेंजमेंट में से जो आई एक साथ आ रहे हैं वो वाले अरेंजमेंट माइनस कर दूंगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा, वो वाले केसेस मिल जाएंगे आपको जिसमें ये एक साथ नहीं आ रहे। ठीक है, कैलकुलेशन मैं आपको दे देता हूँ इसकी कैलकुलेशन, इसमें अगर हम लेके चले तो 34650 है ये। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा 840
और इस बेसिस पे अगर आप 34650 में से 840 को लेस कर दोगे, कैलकुलेशन का टाइम मैंने सेव किया, आपको करना पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, फैक्टोरियल की सॉल्विंग पिछले पूरे लेक्चर में स्टार्टिंग के हमने 4-5 क्वेश्चन सॉल्विंग देखी थी कि 8 फैक्टोरियल को आप क्या करोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 तक करोगे और 4 से 4 फैक्टोरियल कट कर दोगे। सिमिलरली इसमें तो 11 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक लेके जाना पड़ेगा। एक 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, दूसरा 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वो क्रॉस करेगा आगे की वैल्यूज को, तो ये वैल्यूज मिलेगी आपको। ठीक है, तो कैलकुलेशन मैंने ले ली डायरेक्टली, आपको कैलकुलेशन करनी होगी, सॉल्विंग करके फाइनल आंसर 33810 आएगा। मतलब टोटल अरेंजमेंट लो, फिर सारे आइज एक साथ ले लो, उसने बोला कि एक साथ नहीं आने चाहिए तो टोटल में से 7 वालों को माइनस कर दो, तो अपने आप वो केसेस आ जाएंगे जिसमें सारे आई एक साथ नहीं आ रहे। ठीक है, चलो देखो अब इस वे में लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका 7.3 एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 मार्कर में आता ही है, 3 पार्ट है इसके भी, ध्यान से समझना। कहता है इन हाउ मेनी वेज, वही लेटर्स को अरेंज करना परम्यूटेशंस के। अच्छा, चैप्टर का जो नाम है वही वर्ड ले लिया इन्होंने, परम्यूटेशंस, और क्या रिस्ट्रिक्शन दिया अभी देखते हैं, परम्यूटेशंस। ठीक है, इसमें मेरे पास कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर्स है। ठीक है, और अरेंजमेंट में क्या बोला है कि जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एस पे एंड होगा, पी से स्टार्ट होगा, ठीक है, एस पे एंड होगा। अब देखो इसने क्या किया, पी को फिक्स कर दिया, एस को भी फिक्स कर दिया, पी से स्टार्टिंग एस से एंडिंग, तो इसकी तो अरेंजमेंट होगी नहीं, तो अरेंजमेंट फिर होगी किसकी, रिमेनिंग 10 लेटर्स की। अब रिमेनिंग 10 लेटर्स को अगर मैं अरेंज करता हूं, रिमेनिंग 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन, क्या होगा, 10 लेटर है तो 10 फैक्टोरियल, लेकिन आप देखो यहाँ पे टी 2 बार है, टी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करोगे, फिर वही आपको मैंने बोला कैलकुलेशन इसमें आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका आंसर आएगा 1814400। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके मैं टाइम लगाऊं, टाइम वेस्टेज, आपको 10 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक लेके जाओ, 2 फैक्टोरियल क्रॉस करो, फिर 10 से लेके आपका 3 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपका रिजल्ट 1814400 एग्जैक्ट है। ठीक है, क्या किया मैंने, पी और एस को फिक्स कर दिया, तो रिमेनिंग 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल वेज, लेकिन टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया, रिजल्ट आपके सामने। ए पार्ट इसका बहुत ईजी था। बी पे आते हैं, वोवल्स आर ऑल टुगेदर। अच्छा, ऑल टुगेदर वाला तो डायरेक्ट ही केस है, कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहले वोवल्स को पकड़ो, अब हमने इसमें वोवल्स ले लिए ई यू ए, अच्छा सारे ही है वोवल्स, इसमें पांचों ही है, ये एक साथ आएंगे, तो रिमेनिंग को हमने लिखा पी आर एम टी टी एन एस। ठीक है, अब क्या बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपको मैंने बोला था जो एक साथ आ रहा है वो लेटर्स विच अकर टुगेदर, उनको आप सिंगल यूनिट कंसिडर करोगे, तो सिंगल यूनिट ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अरेंजमेंट कितनों की होगी, 8 फैक्टोरियल, जिसमें टी 2 बार आ रहा है तो उससे डिवाइड कर दिया। लेकिन पिछली बार क्या था, मिसिसिपी वाले क्वेश्चन में जिसको मैंने सिंगल यूनिट लिया था उसके अंदर सारे लेटर आई थे, तो किसी भी आई को आगे पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार पॉइंट क्या है, आपके पास जिसको आपने सिंगल यूनिट लिया उनके अंदर अलग अलग 5 लेटर्स है, और कोई भी लेटर अगर आगे पीछे हो गया, कोई भी लेटर अगर आगे पीछे हो गया तो एक नया वर्ड बनेगा, तो यहाँ पे जो बचे हुए 5 लेटर्स थे जिनको आपने एक साथ लिया था उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल अरेंजमेंट, जैसे आपने सिंगल यूनिट लिया उसके इंटरनल अरेंजमेंट, तो 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल, तो ये अरेंजमेंट कंप्लीट मानी जाएगी। पहले आपने टोटल अरेंजमेंट ली, फिर जिसे सिंगल लिया था उसके अरेंजमेंट मल्टीप्लाई में करा, क्योंकि तभी केस कंप्लीट होगा, सबको अरेंज करना है ना। इसे एक सिंगल यूनिट लेके आगे पीछे कहीं भी रख सकते हो, लेकिन इंटरनली अरेंज हुआ तो उसे आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे। फिर वही पॉइंट, इसकी कैलकुलेशन, ये तो आपका चलो 120 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आपके पास जो वैल्यू आ रही है 2419,200, काफ़ी अच्छी वैल्यू और बड़ी वैल्यू। ठीक है, मैंने आपके 3 से 4 मिनट कैलकुलेशन डायरेक्ट ले ली, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मिनट लगता है कर देना, मल्टीप्लाई तो बचा है,
ठीक है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट केस, ये काफी कंफ्यूजन वाला केस है, इसको आप ध्यान से समझना। कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पहले तो अरेंजमेंट देखी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जरा सुनना बात ध्यान से। वो कह रहा है पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए हमेशा। अगर मान लो मैं पी को फर्स्ट प्लेस पे रखता हूं तो एस कहां पे आएगा? 1 2 3 4 यहां पे। तो पी और जो एस की पोजीशन है वो आपका 1,6 होगा। फर्स्ट पे पी रखोगे, सेकंड जो एस है वो 6th लेटर पे रखोगे। लेकिन अगर मान लो पी को मैंने यहां चेंज किया तो एस यहां चेंज हो जाएगा, तब भी बीच में 4 लेटर तो रहेंगे ना। तो पी और एस की सेकंड अरेंजमेंट क्या है? 2 और 7। अगर पी को मैं 3rd नंबर पे रखता हूं तो एस 8 पे चला जाएगा। 4 लेटर होने चाहिए उसके बीच में। तो आप बोलोगे 3,8 हो सकती है पी और एस की लोकेशन, फिर 4,9, 5,10, 6,11 और 7,12। इस तरह से 1 6 2 7 ये सारा। अच्छा 12 से आगे तो जा ही नहीं सकता ना, लास्ट लोकेशन तो 12 ही है। मैं एस को यहां रखूंगा तो 7th नंबर पे आपका पी आया होगा। लेकिन क्या उसने बोला कि वर्ड पी से स्टार्ट हो रहा है और एस से एंड होगा? उसने बोला पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। तो पी और एस के बीच में 4 लेटर है, लेकिन यही अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर यही अरेंजमेंट एस पहले लिख दिया और पी मैंने यहां लिख दिया, तब भी तो पी और एस के बीच में 4 लेटर है, लेकिन वर्ड तो नया है। पहले वर्ड पी से स्टार्ट हो रहा था, अब वर्ड एस से स्टार्ट हो रहा है। तो सब जितने डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं उनको सबको लेना है। तो इस बार आप एस को आगे पी को पीछे रखोगे और देखोगे इनकी लोकेशन क्या है? 1,6। अच्छा फिर एस को आगे किया, पी को आगे शिफ्ट कर दिया, तो भी क्या होगा? 2 और 7 पे एस और पी है, लेकिन 4 लेटर उनके बीच में, वर्ड नया बनेगा। यही सेम सीक्वेंस फॉलो करते हुए लास्ट पोजीशन जो है वो 7 12 है। तो 7 वेज इसमें है और 7 ही वेज इसमें है। 7 ऑप्शंस यहां पर है और अगले 7 ऑप्शन यहां पर, जिसमें मैंने सिर्फ अरेंज किया है किसको है? पी और एस को। बस पहले पी रखा, फिर एस बाद में रखा, फिर पहले इसमें एस रख दिया, बाद में पी रखा। तो टोटल में जो अरेंजमेंट मैंने अभी ली है, मैंने सिर्फ एस और पी की ली है। अच्छा देखो फिर वही बात आ गई इसमें कि पी और एस पूरा एक केस कवर कर गए, फिर पी और एस को शुरू से लेकर एंड तक दोबारा लेके गए, तो 2 अलग अलग केस हो गए ना पी और एस के। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टोटल वेज इन विच पी एंड एस आर अरेंज्ड। अब लॉजिक लगाओ और बताओ मुझे 7 और 7 को मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस करूंगा मैं, प्लस होगा यहां पे 14 वेज। क्या रीजन है 14 वेज? कि आपने पी और एस को पहले पूरा 12 प्लेसेस पे देखो रोटेट कर दिया, आपने कवर किया, फिर पी और एस को दोबारा कवर किया वही 12 प्लेसेस पे। तो 2 अलग अलग केस लिए मैंने पी और एस को अरेंज करने के, और डिफरेंट केसेस में एडिशन होता है। तो पी और एस टोटल 14 वेज में अरेंज हो रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ पी और एस को अरेंज करना है? अरेंज तो सारे लेटर्स को करना है। तो रिमेनिंग 10 लेटर्स, रिमेनिंग के जो 10 लेटर बचे पी और एस के अलावा, उनको तो हमने फर्स्ट पार्ट में ही देख लिया था। रिमेनिंग 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल वेज। क्या रीजन था? वही कि टी 2 बार है। तो अब टोटल अरेंजमेंट्स की मैं बात करूं, टोटल के जो आपके 12 लेटर्स है उनकी अरेंजमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? पी और एस को कितने वेज में अरेंज करा? 14। और इनको कितने में करा? बाकी के 10 लेटर को 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या है? 1814400 तो हमने कर ही लिया था इसको सॉल्व करके। अब 14 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज इक्वल टू 25401600। ठीक है, 8 डिजिट आंसर देना आपको, पूरा सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में भी सॉल्व करके आपको आंसर दिए हुए है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये वाला। ठीक है, मैं इस पर लिख देता हूँ, ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और इसी तरह से एक्सप्लेन करके आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर परम्यूटेशन के और केसेस देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो एनपीआर का फॉर्मूला था और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस कवर करे हैं। आगे इसके अंदर और स्पेशल केसेस भी है, सर्कुलर परम्यूटेशंस है, फिर रैंक ऑफ अ वर्ड है, वो सब देखेंगे और उसके बाद कॉम्बिनेशन आपका स्टार्ट होगा। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।